हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी हुए हैं 4:30 और ये केदारनाथ पार्ट 3 है, आखिरी पार्ट है तो पूरा देखना। तो लास्ट में मैं जहाँ रुकी थी GMVN में गौरीकुंड में, वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लगेज रख दिया और वहाँ से जो मुझे चाहिए साथ में वो मैं लेके गई। और वहाँ पे जो भैया था उनसे मैंने बात कर ली थी कि मुझे कल के लिए घोड़ा चाहिए, तो वो ही मेरे साथ आ रहे हैं अभी और मुझे घोड़े तक छोड़ देंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रही है वो है मंदाकिनी रिवर। अभी बहुत ही अंधेरा है तो अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ जैसे चाहो वैसे आ सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो, पालकी भी ले सकते हो या फिर आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। मैंने प्रेफर किया घोड़ा क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिली थी, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही थी और ऑफलाइन भी नहीं मिली, इसलिए मैं घोड़े से जा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैक करना मेरे लिए नामुमकिन है इस वजह से। और रास्ते में बहुत ही झरने मिलेंगे तो आपको कोई दिक्कत पानी की नहीं आने वाली है। तो एक्स्ट्रा कैरी मत कर लेना क्योंकि आपको ही सामान अपना उठाना होगा। और अभी हम जो जा रहे हैं वो मैंने 1 किलोमीटर जितना तो ट्रैक कर लिया होगा, वैसे ही मुझे लग रहा है। थैंक गॉड कि मैंने घोड़ा करवा लिया क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं इतना ऊपर चढ़ के जाना। और यहाँ पे घोड़े भी मिल जाते हैं अगर आप एक दिन पहले आते हो और गौरीकुंड में स्टे करते हो तो अपने होटल वालों से या फिर यहाँ पे लोकल घूमते ही है उन लोगों से बात करके नेक्स्ट डे के लिए आप अपना घोड़ा बुक करवा लो। और आप किसी भी सीज़न में आओ यहाँ पे अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आना और बहुत ज़्यादा लेके आना क्योंकि यहाँ पे ठंड लगने वाली है, वो फिक्स है। और हाँ, प्लीज़ अपना खुद का ख्याल रखना। आप घोड़े से आओ, चल के आओ, कहीं से भी आओ, कैसे भी आओ, प्लीज़ वीडियो के चक्कर में ऐसा कुछ मत करना कि आपकी जान जोखिम में आ जाए। वीडियो एक तरफ है, आपकी जान पहले इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पहले खुद का ख्याल रखें। बहुत ही प्यारा, सुंदर, ब्यूटीफुल सा व्यू है। जितना मैं बोलूँ उतना कम है, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है इस चीज़ को। अगर आपको देखना है तो लाइव देखो, अपने आप देखो और जाओ वहाँ पे और बहुत ही प्यारा सा ये नज़ारा देखो। और अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए और घोड़े को भी रेस्ट हो जाए और इंसानों को भी रेस्ट हो जाए। हाफ वे हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हाफ बाकी है जो हम आगे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने खाई मैगी, वो आपको ठीक ठाक ही मिल जाती है, अपना जैसे गाँव हमारे यहाँ मिलती है ऐसे यहाँ पे नहीं मिलती है। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना किसी भी चीज़ से। यहाँ पे खाने के लिए बहुत तकलीफ़ होने वाली है। अगर आप गुजराती हो, आपको अच्छा नहीं लगता है कुछ भी खाना, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, किसी को भी होगी, लेकिन हम गुजरातियों को बहुत ज़्यादा होती है खाने के लिए। और ऊपर आपको 1.5 किलोमीटर बाकी होगा तब आपको घोड़े वाले उतार देंगे। वहाँ से आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी, यहाँ से आगे घोड़े नहीं जाते तो आपको अपने पैर से ही जाना होगा। और यहाँ का व्यू जैसे मैं हर वक्त बोलती हूँ बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्यारे है, बहुत 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 प्यारे है। और अगर आप सोच रहे हो कि रास्तों में दिक्कत आएगी खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। रास्ते में बहुत सारे और थोड़ी थोड़ी देर में खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अपनी पर्सनल चॉइस है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मिल जाता है खाने के लिए और पीने के लिए पानी भी मिल जाता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही आप ऊपर चलते जाओगे वहाँ से टेंट स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा। और ये देखो हेलीकॉप्टर, जो मुझे नहीं मिला टिकट, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे टेंट लगने शुरू हो चुके हैं, यहाँ से आपको टेंट मिल जाएंगे। वो भी मेक श्योर कि आप ऑफ सीज़न में हो तभी टेंट मिलेंगे, वरना ये फुल ही रहते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन करवा लिया है तो बेस्ट है, अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो माइट भी सीज़न के टाइम को आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और इस साल बहुत सारी जगह है फुल ही रही है क्योंकि ये 2 साल के बाद यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हुए, तो इस वजह से भी यहाँ पे फुल ही रहता है सब कुछ। अगर ऑफ सीज़न है तो फिर भी, और पिकअप सीज़न है फिर भी, तो अच्छे से ख्याल करके अपना पहले से ही सब कुछ बुक करवा लेना। मेरी तरह मत करना। मैं तो मतलब मेरा आना ही ऐसा मतलब अचानक से हो गया था, इसलिए मेरा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना। और मुझे भगवान की दया से सब कुछ मिल भी गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है कहीं पे भी। वो कहते हैं ना, सच्चे दिल से आओ तो आपको रास्ता मिल ही जाता है। अगर आपके पास खुद का टेंट है और अगर आपको आता है टेंट लगाना तो आप लेके आ सकते हो और लगा सकते हो, पर
एक दिक्कत तो रहेगी कि आप ब्लैंकेट तकिया वगैरह कहाँ से लाओगे, इतना सारा सामान तो आप यहाँ पे चढ़ के लेके नहीं आ सकते हो। फिर भी अगर आ गए हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी है थोड़ी थोड़ी जगह पे, तो वो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि टेंट लेके आते हो और वहाँ से किसी से हम पैसे दे के ले लेंगे ब्लैंकेट अपना, और तो ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि वो आपसे वही चार्ज करेंगे जितना एक टेंट और होटल का हो जाएगा। तो बेटर है कि आप यहीं पे रुक जाओ, ऐसे कुछ मत करना, क्योंकि वो लोगों को पता होता है कि आपको ज़रूरत है, तो वो अपने मन चाहे अपना चार्ज लेंगे। और अभी हमें और आगे जाना है और ये बहुत ही लंबा ट्रैक है। मुझे तो लगता है 1.5 से बहुत ज़्यादा है। कि आपको ऐसा लगता है कि 1.5 से ज़्यादा है? मुझे लगता है ये शायद नए रास्ते बन गए ना, इस वजह से ज़्यादा हो गया। और वो जो बोर्ड था वो पुराना होगा, ऐसा में भी हो सकता है। और जहाँ पे हमें घोड़े उतारते हैं वहीं से बिठू भी मिलता है, अगर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चल सकते हो, ज़्यादा एजेड हो, तो आप बिठू में बैठ के जा सकते हो मंदिर तक। और ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर वाले पहाड़ है। और मुझे स्नो बहुत ही पसंद है। बर्फ़बारी हुई नहीं क्योंकि अभी टाइम है, और इस साल नवंबर की बजाय अक्टूबर में ही ये क्लोज़ हो जाने वाले हैं। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर नवंबर में होता तो स्नो दिखने को मिल जाता, अगर अक्टूबर में हो रहा है तो इतना ज़्यादा स्नो नहीं मिलेगा। शायद आप लेट आओ तो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे दिवाली भी तो है ना, हमें दिवाली भी अपने फैमिली के साथ बितानी होती है। तो मैं पहले ही आ गई हूँ। और ये 1 किलोमीटर का बोर्ड वापस आया, देखा आपने? और वो था ना, वो कोई दूसरा ही था मुझे लगता है, क्योंकि कितना ज़्यादा चल के आने के बाद भी अभी सिर्फ यहाँ पे 1 वापस दिखा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पे। और अभी हमें बहुत ही ज़्यादा आगे जाना है और मेरे पाँव बिल्कुल ही जवाब दे चुके हैं, क्योंकि लास्ट नाइट को मेरे पाँव में नस चढ़ गई थी जब मैं सो रही थी तभी। तो पता नहीं, उस वजह से भी शायद मैं नहीं चल पा रही हूँ ज़्यादा। और बारिश की बात करें तो जब मैं आ रही थी ऊपर, तभी रास्तों में कहीं कहीं पे बारिश आ रही थी और जा रही थी, फिर वापस आ रही थी, फिर वापस जा रही थी। तो आप अपने साथ रेनकोट ज़रूर रखना। जो नीचे की आखिर पूरी पैर आती है ना, ऐसे पैंट और ऊपर शर्ट की तरह, वो भी रखना, क्योंकि नीचे गीला हो जाएगा अगर आप घोड़े पे आते हो। और वैसे भी आते हो तो बहुत कपड़े गंदे हो जाते हैं। और वो जो पूरा ऊपर से पहनने को आता है ना, वो भी अपने साथ रखना, क्योंकि वो आपको अगर बैग होगा तो वो बेटर रहेगा आपके साथ, आपका सामान भी गीला नहीं होगा उससे। और ये है यहाँ का हेलीपैड जहाँ तक हम पहुँच गए। और यहाँ से हमें आगे ही थोड़ा जाना है, वहाँ से नीचे उतर के वापस से एक जीएम वीएम का आ जाएगा, वहाँ पे डॉर्मेट्री है तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। उनका कॉटेज भी है, उनका टेंट भी है, तो आप कहीं पे भी रुक सकते हो। हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये ऊपर जो है वो भैरव का मंदिर है, और मुझे वहाँ जाना था पर मैं जा नहीं सकी, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी उतना, इस वजह से। और बारिश भी थी। और ये देखो हेलीकॉप्टर आ गए, ऐसे भाग भाग के हमें जाना होता है, बैठना होता है, वो हमें जूम करके ले जाता है, 50 मिनट्स में वापस आपको लेके आ जाता है। घोड़े जितना ही किराया उनका होता है हेलीकॉप्टर का, और हेलीकॉप्टर जितना घोड़े का किराया होता है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। और मैं वो स्पेशल व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ, कितना किराया, कहाँ पे रुकना, क्या लेके जाना, उस पे ही सारा वो एक वीडियो होगा, तो वो भी आप देखना। और ये देखो भीड़, अभी तो ये बहुत कम लग रही है। जब शाम हो गई थी ना, जब वापस जाने का वक्त होता है, तब बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी यहाँ पे। और मैंने करवा ली अपनी रूम बुक और सामान रख दिया, और मैं चल पड़ी दर्शन के लिए। यहाँ पे एटीएम है, लेकिन कोई काम का एटीएम नहीं है, तो बेटर है कि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा कैश लेके चलो, और संभाल के कैश रखना, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैश ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे ऐसे ही लोग बोलते कि हमें कैश चाहिए, और हमने हाफ ऑफ वे कवर कर लिया है। और यहाँ पे टेंट है बीच बीच में, अगर बारिश हो रही है या धूप है तो यहाँ पे लोग रुक सकते हो, खड़े रह सकते हो। यहाँ से हम पहुँच गए, और ये हम फाइनली देख रहे यहाँ पे हमारा केदारनाथ टेम्पल, जो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत 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 प्यारा है। मेरी विश मेरी लाइफ की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो
हमें यहाँ से प्रसाद लेना है और एक लाइन है उसमें लग जाना है, फिर लाइन कवर करते 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 हम पहुँच जाएंगे मंदिर तक। और साथ में बारिश भी शुरू हो चुकी थी, तो ठंड भी है और बारिश भी, और ठंड बहुत ज़्यादा है। ये जो हमें अपने चप्पल जूते उतारने होते हैं और फिर वापस हमें जाना होता है पैदल, तो वो पैदल के लिए भाई साहब पैर कांपने लगते, इतना पैर ठंडा हो जाता है। और इतना मैंने यहाँ पे घूमा ना कि मेरे पैर सुन्न हो चुके थे, पूरे लाल हो चुके थे। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पैर है, मैं इतना मेरा पैर जाम हो चुका था। और यहाँ पे ना क्या सीन हो रहा था, मैंने अपना जैकेट भी पहना हुआ है, अपने गर्म कपड़े भी पहने हुए, और मैंने ऊपर से रेनकोट भी डाला हुआ है। ऐसी अभी एक कंडीशन हो रही थी, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है और बारिश भी है, तो हम भीग भी नहीं सकते क्योंकि हमें ठंड लग जाएगी, तो आपको रेनकोट भी पहनना होगा। और अब हम चलते चलते हमारा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और ये बस हम पहुंच गए, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही मैं दिखा पाऊँगी, यहाँ से आगे आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अंदर आपको वीडियो वगैरह नहीं लेने देते, इस वजह से तो यहीं तक होगा। मैं दर्शन करके आ रही हूँ अभी। दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गई थी शंकराचार्य की मूर्ति की ओर। यहाँ पे जो ये बड़ी सी मूर्ति बनवाई है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और 2013 में यहाँ पे जो आपदा आई थी, हम सब जानते हैं उसकी स्टोरी, उनके बारे में उनकी कथाएं बहुत सारी है। तो ये बाढ़ के वक्त जब तूफान आया था, तब एक पत्थर आके पीछे लग गया था मंदिर के, और पानी दोनों तरफ से निकलने लगा था और मंदिर सुरक्षित हो गया था। और लोग इन्हें भीमशिला के नाम से जानने लगे और इनकी भी पूजा करते हैं लोग। और ना मेरी उन लोगों से सिफारिश है कि यहाँ पे आके अपनी ये सब चीज़ें बंद कर दो, आके नाम लिखना। ये मंदिर में आए हो, आप घूमने नहीं आए हो या लव पॉइंट पे नहीं आए हो कि आप वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड और अपना नाम लिखो। प्लीज़ ये सब बंद कर दो। और यहाँ से देखो, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, ये बीच में मूर्ति है। यहाँ से जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से हमें चल के जाना है, पूरा राउंड लगा के आप पहुँचोगे नीचे की ओर। यहाँ पे नीचे आके आपको दर्शन करने हैं और वापस उसी रास्ते को आपको चल के ऊपर आना है। और ये आप सब लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम है और हमारे पंच केदार में से एक ये पंच केदार है। तो दोनों से इसकी महत्व है। एक कथा ऐसी है जहाँ महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए महादेव के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन महादेव उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे थे। फिर वो लोग उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ चुके थे और फिर महादेव यहीं भी नहीं मिले थे और फिर बहुत सारी बेलें निकल रही थी वहाँ से। तो भीम को पता चल चुका था कि महादेव बेल के रूप में आए, तो वो अपना बड़ा सा रूप धारण करके खड़े हो चुके थे, दोनों पांव फैला के, और नीचे से महादेव नहीं निकल सकते। तो उन्होंने पता चल गया था, तो उन्होंने उनकी पीठ पकड़ ली थी। और कहते हैं कि जो वो पीठ पकड़े हुए भाग था, वो उसी रूप में अंदर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। महादेव पूरे अंदर ज़मीन के अंदर समा गए और उनकी सिर्फ ये पीठ का भाग रह गया था और उनके अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह पे निकले थे, और उसे ही पंच केदार कहा जाता है। अगर आपको ऐसी स्टोरियाँ पसंद है, कथाएँ पसंद है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उनके लिए एक अलग से सेपरेट व्लॉग बनाऊँगी। और ये हम वापस आ चुके हैं नीचे, फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं नीचे अपने रूम की ओर। और ये जो फोग बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे एक जगह है जहाँ बोलते हैं कि आप अगर यहाँ पे हर हर भोले के नारे लगाओगे तो अंदर से बुलबुले होंगे। तो यहाँ पे लोग आते हैं और हर हर महादेव के नारे लगा के देखते हैं बुलबुले होते या नहीं होते। फिर यहाँ से हम आगे चलते जा रहे हैं और वापस हम जा रहे हैं अपनी जगह कुछ खाने को लिए ढूंढे की, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। तो मैंने एक सिर्फ डोसा मंगाया था और वो भी सिर्फ ठीक ठाक ही निकला और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था देखने से, तो मैंने कुछ और लिया नहीं। मैंने सोचा डोसा ही ले लेती हूँ, अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट भूख लगी थी तो थोड़ा सा खा लिया मैंने। और मैं बस बैठी हुई थी, देख रही थी, तो देखते देखते यहाँ पे इतनी ज़्यादा फोग आ गई।
बैठ के देख ही रही थी थोड़ी फॉग आई, फिर थोड़ी फॉग आई, वैसे एक साइड पे फॉग आई, तो वो पूरा ऐसे लेफ़्ट साइड के होके सामने की ओर होके पूरा ऐसे राइट साइड तक पूरा ऐसा गोल चक्कर हो गया था फॉग का। और इतना प्यारा लग रहा था वो, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर सा एकदम मस्त एटमॉस्फेयर हो चुका था। और ऐसा लग रहा था कि बस अब यहीं पे समय रुक जाए और यहीं पे बैठे रहो और देखती रहो। इतना प्यारा नज़ारा था। फिर शाम हो चुकी बैठे बैठे, तो फिर मैं वापस चली गई मंदिर की ओर। और समय भी हो चुका था आरती का, तो मैंने आरती की वहाँ पे। 1 घंटे आरती चलती है। और ये देखिए केदारनाथ धाम का रात का व्यू, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा व्यू है। अपनी आँखों से देखोगे तो आप ज़्यादा बिलीव करोगे। बहुत सुकून भरा मंदिर है, बहुत ही सुकून भरी जगह है। फिर मैंने यहाँ पे 1 घंटा आरती चलती है तो वो मैंने की, और उसके बाद मैं थोड़ी देर बस यूँ ही रुकी हुई थी अपने महादेव के पास। उसके बाद मैं नीचे चली गई क्योंकि मेरे पाँव बहुत ही सुन्न हो गए थे। इस वजह से मुझे फाइनली नीचे जाना ही पड़ा रूम तक, और मैं रूम में जाके सो गई। फिर सुबह जग के आ गई अपने महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये मुझे जगह जाने नहीं देगी। मैं एक घर को छोड़ के दूसरे घर जा रही हूँ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि महादेव के पास आकर जाने का मन किसको होता है। फिर हौसला रख के मन बना के मैं नीचे गई। और ये बात आप मेरी तभी समझ पाओगे अगर आप भी सच्चे महादेव के भक्त हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और वापस मैंने अपना सामान लिया और मैं वापस नीचे घोड़े से ही गई। बीच में एक जगह पे रुके थे, फिर वहाँ पे मैंने कुछ खाया नहीं, फिर बस वापस चले गए। और घोड़े वाले ने मुझे वापस गौरीकुंड तक छोड़ दिया। गौरीकुंड में मैंने जहाँ अपना एक्स्ट्रा लगेज रखा हुआ था वहीं से मैंने अपना लगेज लिया, और वहाँ से मैं वापस चलने लगी। वहाँ से आगे जाते जाते हमें बलेरो तक जाना होगा, उतना पैदल आपको चलना होगा। और वहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाई देगा केदारनाथ ट्रैक का, उसको आपको राइट से जाना होगा। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होगी, उस पर आपको बैठ जाना है। वो आपको छोड़ देगा लास्ट तक, जहाँ पे इसकी लास्ट स्टॉप होती है। जैसे कि हम मार्केट से पहले चढ़े थे वहीं तक छोड़े के, फिर वहाँ से उतर के आपको मार्केट क्रॉस करनी है, सोनप्रयाग क्रॉस करना है, और आप आ जाओगे सीतापुर पार्किंग में। और मैं बहुत ही भागते भागते गई थी क्योंकि लास्ट बस थी मेरी। अगर ये छूट गई तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। इस वजह से मैं भागते भागते बस पकड़ी और ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ यहाँ पे। रास्ते में हमें 3-4 बार होल्ड करना पड़ा था लैंडस्लाइड की वजह से, तो मैं रात को बहुत लेट पहुँची, तो मैंने रूम बुक किया और यहीं पे मैंने स्टे लिया था ऋषिकेश में 3-4 घंटे का। और वापस मैं देहरादून के लिए सुबह निकल गई थी। जिस टैक्सी में वापस आई थी, देहरादून से ऋषिकेश आई थी, उसी टैक्सी में मैं वापस जाऊंगी। तो मैंने रात को ही कॉल कर दिया था भैया को कि मुझे सुबह लेने आ जाना। तो वो मुझे सुबह लेने टाइम से आ गए थे और मैं वापस जा रही हूँ अभी देहरादून एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ़्लाइट के मैंने 5-6 घंटे पहले ही टैक्सी वाले भैया को बुला लिया था, क्योंकि मुझे अपनी फ़्लाइट मिस नहीं करनी थी। क्योंकि रात को लेट हो गया था, इस वजह से कि अगर सुबह लेट ना हो जाए, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बुला लिया था। और ये रास्ते बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे। हर जगह पे पेड़ है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और बीच में से रास्ते बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी यहाँ ऋषिकेश से देहरादून गए होगे तो आपको पता होगा कि ये कितना प्यारा और ब्यूटीफुल सा वे है। और यहाँ से हम पहुँच चुके हैं देहरादून एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में जाके मुझे 3-4 घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो वेट करना अच्छा है, आप लेट हो जाओ उससे। और यहाँ पे लोगों को मैंने बोला सुनते हुए कि देहरादून एयरपोर्ट पहले ठीक ठाक ही था, अभी बहुत ही ज़्यादा हो गया, अच्छा हो गया है, रिनोवेट हो गया है शायद, मुझे नहीं पता पहले का कैसा था। लेकिन अभी मैं आई थी, अभी बहुत अच्छा था। मैं पहली बार ही आई हूँ ये इस एयरपोर्ट पे, तो बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा। छोटू सा एयरपोर्ट है लेकिन अच्छा एयरपोर्ट है। और जो ऊपर यहाँ पे ड्राइंग की है वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग है। फिर ये ओपन हो चुका था तो हमने लगेज की चेकिंग करवा ली और अपना बोर्डिंग वगैरह जो प्रोसेस होती है वो सारी करवा ली। और फिर मैं जाके बैठ गई अंदर। और यहाँ से देखो ये पूरे लोग, बाहर कोई नहीं था और अंदर इतनी ज़्यादा लोग थे। शायद मैंने ही अभी देखा होगा कि इतने ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि बाहर
मैं अपना फ़ोन में एडिटिंग ही कर रही थी, काम ही कर रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कितने लोग थे वहाँ पे। और हमारी अनाउंसमेंट हो गई और अब हमें लेने आएंगी बस। और मैं इस बार स्पाइस जेट से जा रही हूँ क्योंकि मेरी जाने की टिकट इसमें है और जब मैं आई थी तब मैं इंडिगो में आई थी। और ये किसी का प्राइवेट जेट पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका है, मेरा है तो मैं इसमें चली जाती हूँ। तो ये बस हमें लेने आ गए और बस में बैठ के हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की ओर। और मैं आपके साथ पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी फ़्लाइट्स के बारे में, सफ़र के बारे में, होटल्स वगैरह, खाने वगैरह, सारी मैं इन्फॉर्मेशन दूँगी आपको नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊँगी उसमें। तो आप वो देखना बिल्कुल मत भूलना। और ये देखो देहरादून एयरपोर्ट, हमारी फ़्लाइट लग चुकी है, जैसे बस लगती है वैसे ही फ़्लाइट लग चुकी है। और फिर फ़्लाइट में जाके मैं बैठ गई और ये फ़्लाइट मेरी लेट थी और जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो बहुत जल्द थी, ऐसा मुझे मैसेज आया था। और बीच में मुझे 1 आवर का होल्ड था, लेकिन वो होल्ड नहीं रहा क्योंकि ये फ़्लाइट ही बहुत लेट पहुंची। मे बी ये 30 या 40 मिनट्स लेट थी। फिर मेरी दूसरी फ़्लाइट भी मेरा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि बोर्डिंग हो चुकी थी, तो इंतज़ार तो उन लोगों को करना होगा क्योंकि वो उन पे होता है, हम पे नहीं होता है। तो वहाँ पे पहुँच कर स्पेशल लेने के लिए आ गए कि चलो उस फ़्लाइट के कौन कौन है वो आ जाओ। 5 जने थे हम इस फ़्लाइट में से, मेरे साथ नहीं थे लेकिन 5 जने थे यहाँ पे। तो हम सारे फटाफट से वहाँ पे चले गए, फिर वहाँ से हम पहुँच गए और सामान लिया, घर चले गए। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर से बताना। और अगर आपको अच्छा बुरा जो भी लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी केदारनाथ की पूरी ट्रिप आपको पसंद आई हो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आई होप कि आपको इससे जानने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर कुछ रह गया है तो मैं वो नेक्स्ट में आपको ज़रूर से बता दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।